दोस्तों, कंप्यूटर सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहले ज़माने में जब कंप्यूटर बहुत ही बड़े हुआ करते थे, उन पर बहुत ही ज़्यादा लेंदी कार हुआ करता था, बहुत ही विशालकाय कंप्यूटर हुआ करते थे, तो उनको यूज़ करने के लिए बहुत ही तरीके के कार्य जो मशीनरी होते हैं उनको यूज़ किया जाता था। आजकल के दौर में कंप्यूटर बहुत ही ईजी हो चुका है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आजकल के मॉडल ज़माने का एक कंप्यूटर है। और पहले के स्क्रीन पे क्या होता था कि जो पुराने कंप्यूटर होते थे उनका कुछ इस तरह से रंग रूप होता था और उन पर कार्य बहुत ही जटिल होती थी, और सबसे पुराने कंप्यूटर कुछ इस प्रकार होते थे। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर का युग बदलता गया, कंप्यूटर बड़े आकार से छोटे होते गए और छोटे होते गए, उनके अंदर की मशीनरी भी धीरे धीरे छोटी होती गई, लेकिन उनके कार्य करने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यानी आजकल के कंप्यूटर पहले के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। उनमें कुछ ऐसे ही टिप्स बताए जाते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए जो आपके लिए जरूरी होता है। जैसे अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो भी उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते वक्त आपसे ये नहीं पूछा जाता कि क्या आपको कंप्यूटर आता है, डायरेक्ट आपको ये बोला जाता है कि ये वर्क ज़रा कंप्यूटर पर कर दो। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता कि क्या आपको कंप्यूटर आता है, बस आपसे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स किए जाते हैं। तो उसी तरह से आज भी बहुत ही ज़रूरी है कंप्यूटर को सीखना। कंप्यूटर सीखना कुछ बहुत ही बड़ा कार्य नहीं है, बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। कंप्यूटर सीखना बहुत ही आसानी से आप कंप्यूटर सीख लेते हैं, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यानी कंप्यूटर सीखते वक्त आपको थोड़ा बहुत ऐसा ध्यान रखना होता है कि तभी आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। आज के दौर में कंप्यूटर सीखते हुए सबसे पहले हमको सीखना होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का फंडामेंटल क्या होता है, कंप्यूटर होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे बना है, पहले कैसे बना था, अब कैसे है, इसका हिस्ट्री क्या होता है। तो इस प्रकार से जो भी कंप्यूटर के ये होते हैं ये फंडामेंटल होते हैं, इनको भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स यानी और भी डिवाइसेस जो अलग से लगाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, कैसे यूज होते हैं, और इसके साथ साथ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी कैसे कैसे एडवांस तक बढ़ेगी और उस एडवांस लेवल में क्या क्या यूज होता है कंप्यूटर में, उस चीज के बारे में भी आपको इस ट्यूटोरियल में बताया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ई लर्निंग जोन में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर और भी बहुत सारे कोर्स, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए, प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो पर और देखते हैं आज का कंप्यूटर का फंडामेंटल। तो आज की टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं तो आज की टॉपिक पे जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स इट हैज, इसके कितने हिस्से होते हैं, हाउ डज इट वर्क्स, यह कैसे कार्य करता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के गुण और अवगुण, वेयर इट कैन बी यूज, इसे कहां प्रयोग किया जा सकता है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो ये हैं आज के टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे
कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर का पूरा नाम कुछ है नहीं, अगर माने तो कंप्यूटर का कोई भी पूरा नाम नहीं होता है, फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हमारे जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे तार्किक लोगों ने, कुछ ऐसे बड़े विद्वानों ने कंप्यूटर के कुछ ऐसे नाम निकाले हैं, फुल फॉर्म निकाला है, जिनका यूज करते वक्त वो उस पर फिट होते हैं। जैसे C फॉर कमांड, O फॉर ऑपरेट, M फॉर मशीन, P for print, U for update used in, T for technology, E for edit, R for research। तो ये कंप्यूटर के फुल फॉर्म है और इन्हीं के हिसाब से हो सकता है कि कंप्यूटर का यूज किया जाता हो। कमांड यानी कंप्यूटर को कमांड देना, यानी उसे आदेश देना कि आप ये कार्य कंप्यूटर के साथ करना चाहते हैं। ऑपरेट करना यानी आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। मेमोरी, मशीन, कंप्यूटर में मेमोरी भी होती है, कंप्यूटर एक मशीन है। प्रिंट करना, कंप्यूटर में प्रिंट होता है। अपडेट यूज्ड इन यानी कंप्यूटर में डेली बाय डेली नए नए अपडेट्स आते रहते हैं और उनका यूज किया जाता है, ये एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। एडिट इसमें किया जाता है और रिसर्च और रिस्पॉन्स यानी रिसर्च के सेंटर्स पे भी ये काम होते हैं और ये पूरे तरीके से 100% रिस्पॉन्स देता है। तो ये है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब देखते हैं आज के टॉपिक में जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम, produces a result like output and saves it for future use। यानी कंप्यूटर एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक एडवांस लेवल का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डेटा को यानी रॉ मटेरियल कच्चे डेटा को उपयोगकर्ता से इनपुट के रूप में लेता है। उपयोगकर्ता यानी यूजर से इनपुट लेता है। उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर संशोधित करता है जिसे प्रोग्राम कहा जाता है। उपयोगकर्ता के बाद कंप्यूटर उसे संशोधित करता है और वो संशोधन क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। संशोधन करने के बाद आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है और उसे भविष्य में यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए सुरक्षित भी रखता है। तो ये है कंप्यूटर। ठीक है, ये है कंप्यूटर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाउ मेनी पार्ट्स इट हैज। इसके कितने भाग होते हैं? वैसे तो इसके बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसके मोस्टली जो मेन पार्ट्स चार मुख्य भाग होते हैं, वो चार होते हैं। वो कौन कौन से? पहला है मॉनिटर जो डिस्प्ले करता है। दूसरा है सीपीयू यानी कैबिनेट जो किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है। चौथा है कीबोर्ड यानी किसी भी डेटा को टाइप करके हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। उसके बाद आता है चौथा माउस। माउस के द्वारा किसी डेटा को हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, क्लिक करके, डबल क्लिक करके, ओपन करके, क्लोज करके, जैसे भी। तो ये होते हैं चार मुख्य भाग आपके कंप्यूटर के। क्या होते हैं? चार मुख्य भाग। मॉनिटर क्या करता है? किसी भी डेटा को जो वर्क किया जाता है कंप्यूटर पे उसे डिस्प्ले करता है, दिखाता है कि ये कार्य कंप्यूटर पर हो रहा है। सीपीयू यानी कैबिनेट, सीपीयू और कैबिनेट। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर के सीपीयू यानी कैबिनेट के अंदर छोटा सा चिप होता है और वही सारे गणितीय तार्किक गणनाओं को करता है। लेकिन इस जो बॉक्स आप सामने देख रहे हैं, जो ये बॉक्स सामने जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स क्या है? ये इसमें सारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है कंप्यूटर में, जैसे हार्ड ड्राइव होता है, मदरबोर्ड होता है, मेमोरी स्लॉट मेमोरी होता है, एसएमपीएस होता है, सीमोस बैटरी होता है, वायर्स होते हैं। तो ये कंप्यूटर के सीपीयू के यानी कैबिनेट में लगे रहते हैं। तो इस पूरे बॉक्स को मिलाकर कैबिनेट बोला जाता है। आईटी सेक्टर में इसे कैबिनेट बोला जाता है और ऐसे ही आम भाषा में इसे सीपीयू बोला जाता है। कीबोर्ड से हम कोई भी कार्य टाइप करते हैं और टाइप करके कंप्यूटर में एंटर कराते हैं, और उसके बाद माउस से हम कोई भी कार्य को कंप्यूटर में क्लिक करके एंटर कराते हैं। तो ये हैं चार मेन पार्ट्स।
अब इसके बाद क्वेश्चन है हाउ डज इट वर्क, यह कैसे कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कार्य करता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का सबसे पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे और उस पर समझेंगे कि कंप्यूटर कैसे कार्य करेगा। तो सबसे पहले सीपीयू, मेमोरी, डेटा का इंफॉर्मेशन आता है। उसके बाद इसमें जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू आप देख रहे हैं सामने कैसे है, ये है प्रोसेसर, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है प्रोसेसर और यही प्रोसेस करने का काम करता है, यानी यही तार्किक गणनाओं को करता है जो कंप्यूटर पर कार्य दिया जाता है। उसके बाद आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी किसी भी डेटा को, कंप्यूटर में दिए गए डेटा को अपने पास पहले स्टोर करता है, उसके बाद ही डिस्प्ले करता है, यानी पहले अपने पास रखेगा और उसके बाद डिस्प्ले करेगा मॉनिटर पर, और उसके बाद ही किसी भी डेटा को कंप्यूटर यानी सीपीयू में देता है प्रोसेस होने के लिए। तो कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से और दूसरे और भी इनपुट, यानी जो आपका माइक्रोफोन होता है, जॉयस्टिक यानी गेम खेलने वाला होता है, ऐसे ऐसे और भी जो इनपुट डिवाइस होते हैं, उनके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में फीड किया जाता है, एंटर किया जाता है, और एंटर करने के बाद मेमोरी उसे अपने पास रखता है और फिर उसे सीपीयू में देता है और सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जब वो डेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन में बन जाता है तो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देता है। उसके बाद चाहे हम उसे प्रिंटर से प्रिंट आउट, यानी अगर वो सॉफ्ट कॉपी पे है तो कॉपी को प्रिंटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं, स्पीकर से, यानी उसका कोई आवाज है तो स्पीकर से सुन सकते हैं, अदर आउटपुट यानी अगर प्रोजेक्टर पे उसे दिखाना चाहते हैं तो प्रोजेक्टर पर भी उसे दिखा सकते हैं। एक है और ब्लॉक डायग्राम, इसमें भी हम समझ सकते हैं कि पहले हम किसी डेटा को कंप्यूटर में इन कराते हैं, इन कराने के बाद वो मेमोरी में जाता है और मेमोरी उसे कंट्रोल यूनिट यानी सीयू के पास सेंड कर देता है। तो सीयू के पास सेंड करने के बाद सीयू क्या करता है, उसे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास सेंड करता है ताकि तुम देखो और इसे गणना करो, इसे बनाओ, बनाने के बाद मेरे पास भेजो। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसे फिर सीयू के पास भेजता है बनाने के बाद, और सीयू फिर उसे मेमोरी के पास भेजता है और मेमोरी उसे क्या करता है, आउटपुट देता है मॉनिटर पे, बाकी और भी आउटपुट डिवाइस के द्वारा। तो ये होते हैं कंप्यूटर के कार्य कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, यही आपका जो भी भाग होता है कंप्यूटर का, जिसे मेन हेड बोलते हैं, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं सोच सकता, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। तो ये सीपीयू कंप्यूटर का हेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की गुण, कंप्यूटर के क्या गुण हैं, कुछ निम्नलिखित गुण हैं उसके, देखते हैं क्या क्या है। स्पीड, गति, यानी कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से कार्य करता है, इतनी तेज गति से कि अगर आप किसी व्यक्ति को जिस काम को करने के लिए 1 साल लगा देता है, अगर वो व्यक्ति उस काम को करने में 1 साल लगा देता है तो 1 मिनट में ही वही कार्य को कंप्यूटर करके दिखा देगा। आप देखते ही होंगे किसी कार्य को, यानी किसी कंपनी में देखते होंगे, किसी फैक्ट्री में देखते होंगे कि उस कार्य को करने में वो मशीन बहुत ही तेज गति से करता है। आदमी करेगा, उसके बाद थक जाएगा, फिर करेगा, थकेगा, लेकिन कंप्यूटर उसे लगातार करता जाता है। बस उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंप्यूटर उसे लगातार करता रहता है। ये होता है कंप्यूटर का स्पीड। एक्यूरेसी यानी शुद्धता, कंप्यूटर कोई भी कार्य जो करता है वो 100% शुद्ध करता है। अगर यूजर के द्वारा वो कार्य गलत ना दिया गया, यानी यूजर के द्वारा अगर वो कार्य गलत दिया गया है तो कंप्यूटर उसे गलत बताता है, एरर बताता है। लेकिन अगर एरर नहीं दिया गया है, गलत नहीं दिया गया, तो कंप्यूटर उसे 100% शुद्ध करके डिस्प्ले करता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता, यानी कंप्यूटर में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर में इतनी ज्यादा संग्रह क्षमता होती है कि हजारों गानों को, हजारों वीडियोस को, हजारों डेटा को
बहुत सारे चीजों को हम कंप्यूटर में स्टोर करके भविष्य के लिए रख सकते हैं। वर्सटाइल, बहुत तेजी, जाहिर सी बात है कि आजकल के दौर में कंप्यूटर ए टू जेड वर्कों में काम किया जाता है, यानी ए टू जेड ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे कंप्यूटर का कार्य ना होता हो। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, यानी कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि हम जो कार्य देंगे कंप्यूटर को वो कार्य करेगा। हाँ, विश्वास है तभी तो पूरे विश्व में कंप्यूटर की मांग इतनी ज्यादा है कि कोई भी कभी भी कंप्यूटर सीखना ही चाहता है कि हम कंप्यूटर सीखेंगे और इस पर कार्य करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के गुण हैं तो कुछ अवगुण भी हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ हैं, लेकिन उनको देखते हैं क्या होते हैं इसके अवगुण। तो नंबर 1 में है नो आईक्यू, बुद्धिहीन। सही बात है, कंप्यूटर एक मशीन है तो इसके पास बुद्धि कहां से होगी। ये एक मशीन है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो हम कार्य इसे देंगे वही ये करेगा, नहीं देंगे तो नहीं करेगा। जब तक हम इसे कार्य नहीं देंगे कंप्यूटर को तब तक कि वो कार्य नहीं करेगा। डिपेंडेंसी, निर्भरता, कंप्यूटर एक यूजर पर डिपेंड होता है, यानी कंप्यूटर ही ऐसा चीज है, मशीन ही ऐसा चीज है कि वो जब तक यूजर उसे कार्य नहीं देगा तब तक नहीं चलेगा। जैसे बाइक है, गाड़ियां हैं, ये सब भी डिपेंडेंट होते हैं एक यूजर पे। जब तक बाइक को एक ड्राइवर चलाएगा नहीं, एक राइडर चलाएगा नहीं, तब तक बाइक चलेगा नहीं। वैसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी कोई यूजर जब तक यूज नहीं करेगा, नहीं चलाएगा, तब तक कंप्यूटर स्टार्ट ऑन चलेगा नहीं। एनवायरमेंट, वातावरण, वातावरण कंप्यूटर को नॉर्मल चाहिए या ठंडा चाहिए, गर्म बिल्कुल नहीं चाहिए। हीट, वातावरण में कंप्यूटर हीट हो जाता है तो यह कार्य करना स्लो कर देता है और कभी कभी कंप्यूटर खराब भी हो सकता है। तो कंप्यूटर का जो एनवायरमेंट होता है वो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर में 30 से 35 यानी 35 के अंदर में ही चाहिए। नो फीलिंग, कोई एहसास नहीं, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती है। आप रो रहे हैं तो कंप्यूटर सोचेंगे कंप्यूटर रोए, तो बिल्कुल नहीं। आप हंस रहे हैं, सोचे कंप्यूटर हंसे, तो बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर को टच करेंगे उसे कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर को आप यूज करेंगे, उसको कमांड देंगे तो कंप्यूटर बिल्कुल करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को उसी चीज के लिए बनाया गया है कि आप कंप्यूटर को कमांड दें और कंप्यूटर वो कार्य करेगा। लेकिन कंप्यूटर को आप टच करके सोचेंगे कंप्यूटर को मैं टच किया तो कंप्यूटर भी मुझे टच करे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती है। अब उसके बाद होता है कि एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म इन वेरियस सेक्टर, कंप्यूटर एक बहुत ही ज्यादा क्षेत्रों में काम करता है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। कौन है? सबसे पहले आपका बिजनेस है, बिजनेस में कंप्यूटर कार्य करता है, बैंकिंग में कार्य करता है, इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य करता है। इंश्योरेंस सेक्टर के बाद आपका एजुकेशन सेक्टर में कार्य होता है, मार्केटिंग में कार्य होता है, आपका हेल्थ केयर में कार्य होता है, उसके बाद उसका मेडिकल में कार्य होता है, हेल्थ केयर में। इंजीनियरिंग डिजाइन बनाने में कार्य किया जाता है कंप्यूटर का। इंजीनियरिंग डिजाइन में क्या होता है कि कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा यूज होता है इंजीनियरिंग डिजाइन में। किसी भी कार्य को डिजाइन करने के लिए, किसी भी इंजीनियर को अगर कोई चीज डिजाइन करनी है तो कंप्यूटर का यूज करता है उसे डिजाइन करने के लिए। मिलिट्री में कंप्यूटर का यूज इसलिए होता है कि रडार पर वो चेक करते हैं कि कौन से एरिया में हमारे जवान जा रहे हैं, कौन से एरिया में हमारी फौज तैनात है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं, या कौन से एरिया में कौन सा लोकेशन में क्या फायरिंग हो रही है वो इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन में, यानी आपका बीपीओ सेक्टर में आप देखते होंगे, केपीओ सेक्टर में देखते होंगे, बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं और हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनके दिक्कतों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कंप्यूटर होते हैं बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सेक्टर्स में यूज होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर, यानी आजकल जो देख रहे होंगे कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में ए टू जेड किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर का एकदम यूज होता है। बिना कंप्यूटर का वहां कुछ कार्य नहीं हो पा रहा। तो ये होते हैं कंप्यूटर के कार्य जो किस किस सेक्टर में कार्य करते हैं। उसके बाद आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या जनरेशन है? तो कंप्यूटर एक ऐसा जनरेशन में बना है जैसे कंप्यूटर शब्दावली में सृजन एक प्रौद्योगिकी का बदलाव है।
जिसे कंप्यूटर में उपयोग किया जाना है। आरंभ में अलग अलग हार्डवेयर तकनीकों के बीच अंतर करने के लिए पीढ़ी का शब्द उपयोग किया गया था। आजकल की पीढ़ी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल हैं, जो एक दूसरे के साथ एक संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। आज तक 5 कंप्यूटर पीढ़ियां ज्ञात हैं। प्रत्येक पीढ़ी की उनके समय अवधि और विशेषताओं के साथ विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित तालिकाओं में प्रत्येक पीढ़ी के लिए अनुमानित तारीखों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। कंप्यूटर की मुख्य 5 पीढ़ियां निम्नलिखित हैं, यानी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। कौन कौन सी, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट पीढ़ी, जनरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है, पहली पीढ़ी है, वो 1946 से 1959, 1946 से 1959 तक चला और इसमें वैक्यूम ट्यूब को मुख्य आधार बनाया गया था। यानी इसका मुख्य आधार कंप्यूटर चलने का वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब यानी इस प्रकार के कंप्यूटर होते थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था और उसी के आधार पर कंप्यूटर में गणना की जाती थी। वैक्यूम टेक्नोलॉजी अनरिलायबल यानी ज्यादा कठिन कार्य होते थे। सपोर्टेड मशीनी लैंग्वेज, मशीनी ही लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, बाकी किसी लैंग्वेज को नहीं। वेरी कॉस्टली, बहुत ही महंगा था। जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट, बहुत ही ज्यादा गर्म होता था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसके जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते थे वो बहुत ही स्लो कार्य करते थे। ह्यूज साइज, बहुत ही बड़े आकार में बना हुआ होता था ये। नीड ऑफ एसी, इसे एसी की जरूरत होती थी। हीट होने के बाद ये एसी की जरूरत होती थी इसे ठंडा रखने के लिए। नॉन पोर्टेबल, यानी एक जगह से उठाकर दूसरे जगह हम इसे नहीं ले जा सकते थे। कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ज्यादा यानी कई मात्रा में ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता था, यानी बिजली की खपत इस पर ज्यादा होती थी। तो इस जनरेशन में यानी फर्स्ट जनरेशन में कुछ ऐसे कंप्यूटर बने थे, उनके नाम यहाँ पे हैं। एनिएक है, एडवेक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650 यानी IBM 701 और IBM 650, ये कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन में बने थे। अब बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन में जो सेकंड जनरेशन चला वो 1959 से 1965 तक चला और इसमें जो आधार बना, जो बेस बना इसका, वो ट्रांजिस्टर बना। ट्रांजिस्टर के ही आधार पर इसका कार्य होता था। इसमें कार्य जो होता था वो ट्रांजिस्टर के ही आधार पर होता था। तो इस प्रकार के कंप्यूटर जो आपके सामने दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड यूनिट कंप्यूटर बना होता था। अब इसमें क्या क्या होता था? द मेन फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन आर यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स के यूज किए जाते थे। रिलायबल इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, पहले जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा दूसरे जनरेशन की जो कंप्यूटर थी वो कुछ रिलायबल थी, यानी कार्य करने योग्य थी, अच्छे से कार्य इसमें हो जाता था। स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी अपेक्षा इसमें कार्य जो होता था आसानी से हो जाता था और ये इसका साइज भी छोटा था। जनरेटेड लेस हीट एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले जनरेशन की अपेक्षा दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर कम गर्म होते थे। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहले जनरेशन की कंप्यूटर की अपेक्षा सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो इलेक्ट्रिसिटी कम खपत होती थी उन पर। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले जनरेशन की कंप्यूटर की अपेक्षा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का जो स्पीड था, कार्य करने की क्षमता थी, वो तेज होती थी। स्टिल वेरी कॉस्टली, लेकिन अभी तक ये महंगे ही होते थे। अभी तक इनमें एसी ही रिक्वायर्ड होती थी और सपोर्टेड मशीनी एंड असेंबली लैंग्वेज, और ये असेंबली और मशीनी लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर जो बने उनके नाम निम्नलिखित है, जिनमें IBM 1620 था, IBM 1794 था, CDC 1604 था, CDC 306
3600 था और यूनिवेक 1108 था। ये कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन में बने हुए। अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर देखते हैं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो 1965 से 1971 तक चले और इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, आईसी का यूज किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर को बदलकर आईसी बना दिया गया, यानी उसका साइज और भी छोटा हो गया। आईसी द मेन फीचर्स ऑफ जनरेशन आर आईसी का यूज किया गया। मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टू जनरेशन, यानी पहले के दोनों जनरेशन की अपेक्षा ये मोर रिलायबल और ज्यादा आसान हो गया काम करने में। इससे स्मॉलर साइज, छोटा से छोटा हो गया। जनरेटेड लेस हीट्स, कम गर्म होने लगा। फास्टर, उनसे भी तेज कार्य करने लगा। लेजर मेंटेनेंस, उनका भी लेजर जो मेंटेनेंस था बहुत ही आसानी से हो जाया करता था। कॉस्टली, फिर भी ये थोड़ा कॉस्टली था। एसी रिक्वायर्ड, इसमें भी एसी की रिक्वायर्ड होती थी। और कंज्यूम लेजर इलेक्ट्रिसिटी, और लेजर इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम होता था। कुछ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यहाँ पे निम्नलिखित हैं। IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 और 168, TDC 360। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। अब फोर्थ जनरेशन में क्या होता था? फोर्थ जनरेशन में कब तक चला ये? 1971 से 1980 तक। 1971 से 1980 तक चला और इसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा। अब बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार आ चुके थे, जिनमें जो 1971 से 1980 तक चला और जिनमें VLSI यानी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यूज किया गया। VLSI इसमें यूज किया गया यानी इसका मुख्य आधार VLSI था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट था। और इसका जो चिप था वो बहुत ही उपयोगी था और छोटे छोटे इसमें चिप बन चुके थे, छोटे छोटे चिप लग चुके थे और ये वेरी चिप था यानी बहुत सस्ता था। पोर्टेबल एंड रिलायबल था, ये एक जगह से उठाकर दूसरे जगह कार्य करने के लिए ले जाया जा सकता था। इसे रिलायबल काम करने में बहुत आसानी होती थी। इस पर यूज ऑफ पीसीस, ये पीसी के तौर पर यूज किया जाता था यानी पर्सनल इसे अपने घर में रखकर एक कमरे में छोटे से टेबल पे रखकर हम इसे यूज कर सकते थे। वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही छोटे साइज का ये हो चुका था। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, पाइपलाइन के द्वारा इसका प्रोसेस होता था यानी छोटे से वायर के द्वारा ये प्रोसेस होने लगा। नो एसी रिक्वायर्ड, इसमें एसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, और इसी पर इंटरनेट का यूज किया गया पहली बार। ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड्स, और इस फील्ड में ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो चुका था यानी इसका यूज पूरे दुनिया में धीरे धीरे बहुत ही प्रचलित हो चुका था जब ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर बन के आया। अब इसके बाद बात करेंगे फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर बने थे, जिसमें DEC DEC10, स्टार 1000, PDP 111, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर और क्रे X MP सुपर कंप्यूटर ये बनके तैयार हुए थे फोर्थ जनरेशन में। बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की, तो फिफ्थ जनरेशन 1980 से अब तक चल रहा है और इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यूज यानी ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था और उसको आधार बना दिया गया फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आज आप देख रहे होंगे कि मॉडल टाइप के फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर मार्केट में आ चुके हैं, आपके भी सामने आए होंगे। बहुत ही ज्यादा ये यूज हो रहे हैं, पर्सनल तरीके से यूज हो रहे हैं। इनको रिसर्च सेंटर में यूज किया जा रहा है, इनको कई सारे जगह पे यूज किया जा रहा है। तो ये है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो अब बन चुके हैं हर किसी के लिए एक उपयोगी मशीन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या है, ऑल इंक्लूड्स जो अब तक इंक्लूड हो रहे हैं और होते जा रहे हैं।
रोबोटिक बन रहे हैं। रोबोटिक यानी बस ही नहीं, आपका नाम दे दीजिए, ये अपना काम करते जाएंगे। न्यूरल नेटवर्क्स यानी इस पर काम करना बहुत ही आसानी हो जाएगी। किसी भी नेटवर्क पर यानी एक कंप्यूटर को छोड़कर दूसरे पे कार्य कर सकते हैं। आप इस पे कार्य कर रहे हैं और दूसरे पे कंप्यूटर पे आप कार्य कर रहे हैं तो दोनों सेम कार्य कर सकते हैं, दोनों पे भी। गेम प्लेइंग, इस पे गेम खेलना बहुत ही आसान हो चुका है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस, ऐसे एक्सपर्ट बन चुके हैं, कंप्यूटर पे बनाए जा चुके हैं कंप्यूटर के द्वारा कि वो खुद का मतलब आपका भविष्य में क्या क्या कार्य कर सकते हैं और आपके रियल लाइफ के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। वो ऐसे ऐसे कंप्यूटर यानी रोबोटिक टाइप के बन चुके हैं। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, यानी आपका हिंदी लैंग्वेज है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, आपका उर्दू लैंग्वेज है, आपका फारसी लैंग्वेज है, आपका बंगाली लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है आपका, जिस भी कंट्री का लैंग्वेज है आपका, आजकल के कंप्यूटर हर एक लैंग्वेज के आधार पर बनाए जा चुके हैं। आपका कोई भी लैंग्वेज हो कंप्यूटर उसे समझ लेगा। द मेन फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर, कुछ फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के मेन फीचर्स हैं जिसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुआ। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट इसमें हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज है उसका प्रोसेसिंग इसमें स्टार्ट हो चुका है। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी किसी भी चीज को ये प्रोसेस कर सकता है, किसी भी डिवाइस को लगाने पे उसका प्रोसेसिंग इसमें हो सकता है। एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें आप किसी भी टेक्नोलॉजी को इस कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं, फैक्ट्री में बड़ा सा मशीन है और उस मशीन को चलाना है तो कंप्यूटर से जोड़कर आप उस मशीन को चला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रिंटिंग प्रेस में मशीनें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन कंप्यूटर पर डिजाइन दे करके कंप्यूटर पर ही कमांड दिया जाता है तो प्रिंटिंग मशीनें उसे प्रिंट करने लगती हैं। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है मल्टीमीडिया फीचर्स के तौर पर ये। अवेलेबल ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीपर रेट्स, यानी सस्ते दामों पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर आप मार्केट्स में ले सकते हैं। तो ये हो गए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कुछ और भी आपने देखा है कि क्या क्या बनी है इस कंप्यूटर इस जनरेशन में। डेस्कटॉप बना है, लैपटॉप बना है, नोटबुक बना है, अल्ट्राबुक बना है और क्रोमबुक बना है। यानी इस 5 प्रकार के कंप्यूटर को आप फिफ्थ जनरेशन में पा सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेसन है वो यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज का क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। फंडामेंटल क्लास में बहुत कुछ अभी बाकी है, तो क्लास को मिस मत करिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्लास को। क्लास 2 में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ विदा लेंगे। मैं यही चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को शेयर करने के बाद लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।